स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिनोस एजुकेटर। तो जैसा कि हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, तो हमारा सेक्शन ए पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो आज हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन बी में टोटल आपके कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन 5 है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो चलिए उसमें से सेक्शन बी में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्या है? इफ 49x प्लस 51y इज इक्वल टू इतना, 51x प्लस 49y इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पे आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए देखते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501। ठीक है, अब जब भी आप ऐसा इक्वेशन देखोगे तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग किसी एक क्वांटिटी को बराबर करने का सोचते थे। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 49 से इंटू करोगे या 51 से तो काफी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी आप ऐसा देखो कि यहाँ सेम डिजिट है और यहाँ सेम डिजिट है, तो आपको करना क्या है, सिंपली कि अगर इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप जब ऐसा देखो कि यहाँ सेम डिजिट है और यहाँ सेम डिजिट है, तो आपको एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ लेना है। तो 1 प्लस 2 करेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 100x प्लस, फिर इसको जोड़ेंगे तो 100y, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1000। ठीक है, इतना आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका इन दोनों में से 100 कॉमन आएगा, फिर कॉमन आके इधर डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसा समझिए 100 कॉमन आएगा, x प्लस वाई बचेगा और इधर 1000 है, फिर ये 100 इधर जाके डिवाइड होगा आपका। ठीक है, और ये 2 0 कट जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा? 10 बचेगा आपका। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली आपका 100 हटा देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये आपका हो गया एक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए ये एक छोटा इक्वेशन मिल गया। अब एक बार और क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन पाने के लिए हम लोग माइनस करेंगे। सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस कर लेंगे। आप फर्स्ट को भी सेकंड से कर सकते हो, जैसे आपका अच्छा लगे। ठीक है, 51 में से 49 माइनस कीजिए, क्या आएगा? 2x। फिर इसको इससे माइनस कीजिए, -2y। इसको इससे माइनस करेंगे तो 2। अब यहाँ भी देखिए सबके पास 2 है, 2 आपका कॉमन आ जाएगा, फिर 2 डिवाइड होगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन जो हमारा काफी बड़ा था, इसको सॉल्व करने में काफी टाइम लगता है, लेकिन हम लोग दोनों इक्वेशन को क्या किए, सॉल्व करके एकदम छोटा कर लिए। अब ये दोनों आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे जिसको समझ नहीं आया हो ऐसा समझिएगा, यहाँ से 2 हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, फिर ये 2 इधर जाएगा और यहाँ पे आके डिवाइड होगा, यहाँ 1 बचेगा। ठीक, अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन है। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो अब जो हम लोग पढ़े लीनियर इक्वेशन चैप्टर में, आप पढ़े होंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आप अगर पढ़े होंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होगा, आपका ये जो प्लस और माइनस में है ये आपका कैंसिल हो जाएगा। x प्लस एक्स आपका 2x बचेगा और इधर क्या बचेगा? 11। ठीक है, सिंपली दोनों इक्वेशन को क्या किया, हम लोग ऐड किए, उससे आपका एक वेरिएबल कैंसिल हो गया, एक वेरिएबल बचा। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 11/2। आपको आपके पास x का वैल्यू अब आ चुका है। x मिलने के बाद आप किसी भी इक्वेशन में x को पुट कीजिए। चलिए हम लोग पुट करते हैं इसमें। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है? 1 है, तो 11/2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आपका यहाँ पे माइनस वाई रहेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 11/2। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऊपर थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ये आपके इक्वेशन है माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 11/2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग 2। ठीक है,
एलसीएम लेने के बाद आपका क्या होगा 2 माइनस 11, तो क्या आ जाएगा -9/2। ठीक है, अब माइनस माइनस कैंसिल होगा तो y बराबर 9/2। ठीक है, तो सिंपली हम लोग को क्या करना है कि अगर हम लोग को सेम डिजिट दिखे तो एक बार दोनों को ऐड कर लेना है, उससे एक इक्वेशन मिल जाएगा छोटा, फिर एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना, उससे इक्वेशन मिल जाएगा, फिर इन दोनों इक्वेशन से आप एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको एक वैल्यू मिलेगा, फिर इस वैल्यू को पुट करके आपका तो सेकेंड वैल्यू मिल जाएगा। तो x का वैल्यू आपका हो गया 11/2 और y का वैल्यू हो गया 9/2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। तो आपके सामने अब ये क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, इसमें क्या है, इन द गिवन फिगर बिलो AD इज टू AE। ठीक है, AD रेशियो AD AE बराबर AC बाय BD, AC बाय AB BD। ठीक है, AC बाय BD एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो आपके पास गिवन क्या क्या है, हम लोग को क्या प्रूव करना है फाइनली कि BAE जो है ट्राइंगल है वो किसके सिमिलर होगा, CAD के। तो BAE ये वाला ट्राइंगल और CAD इसके सिमिलर है, ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन है AD बाय AE बराबर AC बाय BD, ये आपके पास गिवन है पहला चीज। और सेकेंड एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये भी गिवन है। प्रूफ क्या करना है हम लोग को, टू प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल BAE आपका सिमिलर होगा ट्राइंगल CAD के। ठीक है, ये चीज आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग देखते हैं कैसे कैसे हम लोग प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले अब ये देखिए कि आपका इस साइड का जो रेशियो है वो तो ठीक ठाक दिया हुआ है कि AD बाय AE, ये तो ठीक ठाक है, लेकिन इस साइड का जो रेशियो आपका है वो AC बाय BD है। ठीक है, तो पहले तो इसको हम लोग को ठीक करना होगा। हमारे पास गिवन है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा, हम लोग ट्राइंगल लेंगे ABD, ये ट्राइंगल लेंगे हम लोग। ठीक है, इस ट्राइंगल में क्या पता है हम लोग को, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज पढ़े हैं कि जो एंगल इक्वल है अगर, तो इसके जो ऑपोजिट साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 का ऑपोजिट साइड कौन हो गया, BD, और एंगल 2 का ऑपोजिट साइड क्या होगा, AB। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसके लिए रीजन भी लिख सकते हो, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी आपका क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहां से हमारा ये पता चल गया कि BD और AB क्या है, आपका इक्वल है। तो यहाँ पे जो BD है अब उसको किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग, AB से। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करेंगे। ये हो गया आपका, ठीक है, इतना आप लिख लीजिए इस चीज को। अब इस चीज को हम मिटाते हैं। सेकंड आपको क्या देखना है, अब हमारा ये चीज प्रूफ करना है, ट्राइंगल BAE सिमिलर होना चाहिए CAD से, तो अब ये दोनों ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, ट्राइंगल BAE एंड ट्राइंगल CAD, इन दोनों ट्राइंगल में क्या है कि हमारा जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, AD बाय AE इज इक्वल टू AC बाय BD। ये चीज हमारा गिवन है, लेकिन हम लोग ये प्रूफ कर चुके कि BD जो है वो किसके बराबर होगा, आपका AB के बराबर होगा। तो यहाँ BD को रिप्लेस करके हम लोग AB लिख सकते हैं। तो AD बाय AE इज इक्वल टू AC बाय AB। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखने से क्या फायदा हुआ, देखिए आपका जो ट्राइंगल है ये वाला BAE और CAD, इसमें क्या है कि AD बाय AE ये आपका इसी दोनों ट्राइंगल का आपका साइड्स है, और फिर AC बाय AB ये भी आपका यही दोनों ट्राइंगल का साइड्स है। तो यहाँ से हमारा जो ट्राइंगल का सिमिलर प्रूफ करना है, इसी ट्राइंगल का ये साइड्स आ गया आपका,
ठीक है, यहाँ पे रीजन भी लिख लीजिएगा, ए बी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, ये आपका रीजन हो जाएगा बी डी के जगह ए बी लिखने का। अब एक साइड तो रेशियो प्रूफ कर लिए, अब आप देखिए कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में आपका एंगल वन क्या है, कॉमन है, तो एंगल वन बराबर हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल में क्या है, एंगल वन आपका कॉमन है। तो अब आप देखिए कि एक साइड का रेशियो मिल गया हम लोग को और एक साइड का एंगल भी मिल गया है। ठीक है, तो जब एक एंगल और एक साइड्स का रेशियो अगर मिल जाता तो ये कौन सा रूल होता है आपका, ट्रायंगल BAE सिमिलर टू ट्रायंगल CAD बाय SAS रूल। ठीक है, SAS सिमिलैरिटी रूल लिख लीजिए। SAS सिमिलैरिटी रूल से आपका ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है, तो सिंपली हम लोग देखिए, आपको सिमिलैरिटी आपको अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि हम लोग को सिमिलर करने के लिए क्या क्या जरूरत है। तो SAS में क्या जरूरत है कि सिंपली आप एक साइड्स का रेशियो आप देख लीजिए और एक एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये SAS रूल से आपका दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो ये कंसेप्ट आप जो है, अगर आप अपने बुक से थ्योरम 6.5 अगर अच्छे से कर ले तो जो आपका पेज नंबर 134 में है, ठीक है, ये आप अच्छे से कर लोगे तो ये आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका ये PA और PB टेंजेंट है दो। ठीक है, और एंगल APB आपका ये जो एंगल है APB ये एंगल आपका 75 डिग्री आपके पास गिवन है। ठीक है, अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, इसमें एंगल AQB आपको फाइंड करना है। AQB ये एंगल आपका कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन है आपके पास एंगल APB आपका 75 डिग्री आपके पास गिवन है। ठीक है, अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज्यादा डिटेल चाहिए भी नहीं। अब आप देखोगे कि जो आपका रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, किसी भी सर्कल में जो आपका रेडियस ड्रॉ होगा और जो टेंजेंट होगा ये आपस में 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका रेडियस हो गया और ये टेंजेंट हो गया, मतलब यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों 90 है तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 + 90 और इसका सम ले लीजिए 75। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 90 90 180 और 180 + 75 करो। तो चाहे आप ये तरीका से करो, फिर आप 360 से माइनस करोगे, ये आ जाएगा। दूसरा क्या है कि ऑपोजिट एंगल देखिए 90 90 180 है, तो ये दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो एंगल आपका AOB जो है वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल APB हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो 90 90 75 ऐड कर लीजिए, फिर आप 360 से माइनस कर लोगे तो ये एंगल आपको निकलेगा। एक क्वाड्रिलेटरल में सब सम कितना होगा, 360 होगा। तो आप वो भी आइडिया कर सकते हो, या फिर सेकेंड प्रोसेस क्या है कि आपका ऑपोजिट एंगल्स दोनों 180 डिग्री है, तो ये भी दोनों आपका क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या किए कि 180 से 75 को माइनस कर लेंगे, 180 माइनस 75, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। अब ये एंगल आपका 105 है, तो अगर आप ये पढ़े होगे कि अगर एक सेगमेंट में सेंटर पे जो एंगल बनता है उसी सेगमेंट से अगर किसी भी पॉइंट पे एंगल बन रहा है तो वो आपका क्या होगा, इसका हाफ होगा। ठीक है, आप कहने का मतलब समझ रहे हो कि नहीं। सपोज आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और यहां पे हम लोग एंगल बनाए हैं एक। ठीक है, इसी सेगमेंट से एंगल बन रहा है यहां भी, और इसी सेगमेंट से फिर किसी और पॉइंट पे एंगल बना, तो ये जो एंगल होगा इसका हाफ यहाँ पे बनेगा। अगर ये 40 डिग्री बनेगा तो यहाँ 20 डिग्री बनेगा। ठीक है, अगर ये 40 बनेगा तो यहाँ 20 बनेगा।
क्योंकि एक ही सेगमेंट से आपका एंगल बन रहा है। तो जब सेम सेगमेंट से एंगल बनता है तो सेंटर पे आपका 105 डिग्री है, तो इसका हाफ आपका ये एंगल होगा। ठीक है, तो एंगल ए क्यू बी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा आपका, 105 का आधा कर लीजिए तो 52.5 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, इस 24 में आप देखिएगा दो क्वेश्चन है आपका, एक ऊपर है फिर एक और करके फिर नीचे है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहले 24 का क्वेश्चन क्या है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक क्लॉक है, समझ लीजिए ये आपका क्लॉक हो गया। ठीक है, अब इसमें जो भी आपका मिनट हैंड है वो 6 सेंटीमीटर का है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 PM to 7:40 PM। अब सपोज कि आपका 7:05 हो रहा है, तो आपका मिनट हैंड कहाँ होगा, कुछ इस तरह होगा। ठीक है, 7:40 है, तो आपका मिनट हैंड कुछ इस तरह होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप यहां पे देखोगे अब आप यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो यहां से मूवमेंट है यहां तक का, इसका एरिया आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका ये जो कंसेप्ट है आपके एरिया ऑफ सेक्टर से लिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा उससे हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर से इसको निकाल सकते हैं। इस फिगर को आप इस तरह भी देख सकते हो कि ऐसे ऐसे है और ये एरिया आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले ये पता करना होगा कितना डिग्री एंगल बनेगा। तो आप देखिए कि 7:05 से 7:40 मूव करने में वो कितना मिनट मूव कर रहा है, तो टोटल 35 मिनट्स मूव करेंगे हम लोग। ठीक है, 35 मिनट्स में कितना डिग्री बनाएगा, तो अगर पूरा टोटल देखें तो 60 मिनट में हम लोग कितना डिग्री बनाते हैं, 360 डिग्री। अगर पूरा 60 मिनट घूमेंगे तो 360 डिग्री एंगल बनेगा। तो एक मिनट में कितना बनेगा आपका, 360/60। ठीक है, फिर 35 मिनट्स में कितना बनेगा आपका, तो 360/60 इंटू 35। आप अगर इतना नहीं करोगे हर बार तो आप यहाँ पे याद रखिए कि ये कटेगा फिर 6। एक डिग्री में एक मिनट में आपका 6 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो 35 को 6 से इंटू कर देंगे हम लोग। 35 को 6 से इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 210 डिग्री। मतलब 7:05 से हम लोग को 7:40 तक मूव करने में 210 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, तो अब यहां से अगर मान लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर सबको याद होगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। ठीक है, अब सपोज कि आप यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट करोगे 210 डिग्री, फिर πr² करके आंसर ले आओगे। लेकिन अगर आप समझिए कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर याद नहीं है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का डेरिवेशन अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। तो ये कैसे आता है, इसको यहां से देखिए कि अगर पूरा हम लोग घूमते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल होता है 360 डिग्री। अगर पूरा घूमेंगे तो एरिया क्या होता है हम लोग का, πr² होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर 1 डिग्री घूमेंगे तो हमारा एरिया क्या होगा, πr²/360 डिग्री। तो अगर हम लोग 210 डिग्री घूम रहे तो एरिया क्या होना चाहिए, πr²/360 इंटू 210। यूनिटरी मेथड आप याद रखिए। ठीक है, अगर पूरा 360 घूमेंगे तो एरिया πr² होगा, 1 डिग्री घूमेंगे तो एरिया आपका πr²/360 होगा। अगर 210 डिग्री घूम रहे हैं तो एरिया आपका ये हो जाएगा। अब ये जो आपका एरिया निकला देखिए आपका सेम फॉर्मूला की जैसा है, ये हो गया थीटा, उसके नीचे 360 और फिर πr²। ठीक है, तो यहां से हमारे एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू πr²। सबका वैल्यू पुट कर लीजिए। थीटा क्या है आपका 210,
पाई आप अपना अगर इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा क्वेश्चन से पहले, तो अगर क्वेश्चन में पाई का वैल्यू कुछ नहीं है तो इसका मतलब आपको 22/7 लेना है, ठीक है। और रेडियस आपका गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहां से देखिए 0 0 कट जाएगा, 6 6 36 कट गया, 7 3 21, तो 3 × 22 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो अगर आप किसी तरह से फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो आपको याद क्या रखना है कि ये बात 360 डिग्री में ये एरिया होता है, पूरा सर्कल घूमेंगे तो ये एरिया होगा, 1 डिग्री में इतना होगा तो 210 में कितना होगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में देखोगे कि डायरेक्टली आपके एरिया ऑफ सेक्टर ना पूछ के आपको पहले ये पूछा गया। इसमें क्या कंसेप्ट लगा कि आपका 1 मिनट में कितना डिग्री जाएगा, फिर 35 मिनट में कितना जाएगा, फिर हम लोग इसमें एरिया ऑफ सेक्टर देखें, ठीक है। तो आपको हर एक कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं दिया गया, इसमें कुछ ना कुछ स्टोरी है। आपका क्लॉक की वजह से पूछ लिया आपका एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक। तो अब हम लोग 24 का जो और पार्ट है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 का और पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और जो ये शेडेड रीजन है उसका आपको एरिया पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपका जो ये रेडियस जो है गिवन 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ईच विद वर्टिसेस ABCD ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एज सेंटर्स। तो इसमें सिंपली आपको याद क्या करना है, सब क्या करते हैं कि इसका अलग निकालेंगे एरिया, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, और सबको फिर ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन वो हम लोग को नहीं करना। एरिया ऑफ सेक्टर 4 बार लगाने से अच्छा है कि हम लोग कोई और सिंपल सा वे निकालें। तो देखिए कि जो भी आपका सेक्टर लिया गया है वो किसी एक ही क्वाड्रिलेटरल से लिया गया है, ठीक है, किसी एक ही क्वाड्रिलेटरल से लिया गया है, ये पहला बात याद रखिएगा। और चारों जो है उसका रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर है, मतलब कि सबका रेडियस सेम है और सब एक ही क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। तो अगर ऐसा कभी भी हो तो 4 पार्ट, अगर चारों का अगर एरिया निकालना हो और सबका रेडियस भी सेम हो तो सिंपली आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल दीजिए, ठीक है। क्या निकाल लेंगे हम लोग, एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 7 कट जाएगा, 7 × 22 कितना होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल ना लिख के यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन भी लिख सकते हो। तो आपका जो आंसर होगा वो एरिया ऑफ सर्कल जो आएगा वही शेडेड रीजन का आपका आंसर होगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या किए कि जो भी आपका ये दिया हुआ है, अगर याद क्या रखना है, एक ही क्वाड्रिलेटरल का हो चारों सेक्टर और सबका रेडियस क्या हो सेम हो, तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना होगा, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। वही आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन का भी आंसर बनेगा, ठीक। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ठीक है, जो आपके सेक्शन बी का सबसे लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक। इसका भी एक और पार्ट है, वो भी हम लोग देखेंगे। इफ साइन a + b = 1, तो पहला चीज हमारा क्या दिया हुआ है कि साइन a + b आपका किसके बराबर है, 1 के बराबर है। cos a - b, cos a - b आपका किसके बराबर है, √3/2 के बराबर है, ठीक है। अब जो a, अब यहाँ पे क्या है कि a आपका b से बड़ा भी होगा, ये भी कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है कि a + b आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री से छोटा होना चाहिए और ये 90 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से बड़ा होगा आपका a + b और 90 के बराबर भी हो सकता है या फिर छोटा होगा, ठीक है। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a और b पहले फाइंड करना होगा। तो साइन a + b = 1, यहाँ पे 1 है, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए आपको वैल्यू याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए साइन साइन कट गया, तो a + b क्या आ गया आपके पास 90 डिग्री, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए cos a - b
इसको क्या लिख सकते हैं, √3/2, ये किसके बराबर होगा, cos 30 डिग्री। ठीक है, तो cos cos आप कैंसिल कर लीजिए, a माइनस बी क्या बचेगा आपके पास, 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब ये इक्वेशन एक मिल गया और ये दो, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों इक्वेशन को जब हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए आपका b पार्ट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2a इज इक्वल टू क्या होगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो a बराबर क्या होगा आपका 120/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब एंगल a आपका 60 डिग्री निकल गया। अब आप किसी में भी पुट कर लीजिए एंगल a का वैल्यू, इसी में पुट कर लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, तो एंगल a 60 है आपका। ठीक है, तो b कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60, 30 डिग्री। तो b आपका कितना निकल गया, 60 डिग्री, 30 डिग्री और a आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कि कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या, क्योंकि दोनों वैल्यू तो आ गया, a आपका बड़ा है b से। ठीक है, और a और b को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 0 से तो बड़ा होगा और 90 के बराबर होगा, मतलब दोनों कंडीशन हमारा सही हो रहा है। तो a और b का जो वैल्यू निकला है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका और पार्ट देखेंगे, जो इसमें एक और क्वेश्चन है। ठीक, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है आपका जो 25 का और पार्ट है। ठीक है, इसमें आपको एंगल थीटा का वैल्यू फाइंड करना है और ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। अब इसमें आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। ठीक है, हम लोग को एंगल थीटा निकालना है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे a माइनस बी के फॉर्म में है, यहाँ a प्लस बी के फॉर्म में, मतलब कि यहाँ पे चलिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस दिख रहा है। ठीक है, लेकिन cos थीटा का वैल्यू में 1 तो हम लोग ला सकते हैं, लेकिन sin थीटा में क्या √3 ला सकते हैं, तो sin थीटा में √3 आता नहीं है। ठीक है, तो ये एक वैल्यू तो आपका पता चल जा रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरा तो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या कीजिए कि आप देखिए कि 1 और √3 दोनों किसके वैल्यू में आता है। ठीक है, तो आपका tan थीटा में ये दोनों वैल्यू आता है। तो अब इधर आपको ये सोचना है कि tan थीटा लाएंगे कैसे, तो इसमें tan थीटा कैसे लाया जाए, तो इस पूरे इक्वेशन को आप cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इस पूरे में हम लोग cos थीटा से डिवाइड करेंगे। तो देखिए जब ऊपर हम लोग डिवाइड करेंगे, अब नीचे भी डिवाइड करना है आपको। ठीक है, सेम आपको नीचे भी डिवाइड करना है। ये डिटेल में इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, ऊपर cos थीटा से डिवाइड कर दिए, नीचे भी cos थीटा से डिवाइड कर दिए, इधर आप जो बचा है वही लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये cos cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस ये tan थीटा हो जाएगा, और नीचे भी cos cos कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा 1 प्लस tan थीटा, और इधर आपका 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या सिमिलर दिख रहा है, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, माइनस है, tan थीटा की जगह √3 है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, प्लस tan थीटा की जगह √3। इसका मतलब tan थीटा आपका किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा आपका √3 के बराबर होगा। और जब √3 होता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, √3 किस में आता है, tan 60 में, tan कैंसिल हो जाएगा और थीटा बराबर आपका क्या बचेगा 60 डिग्री। तो ये आपका हो गया एंगल का वैल्यू। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देके क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ट्रिगो में जितना आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको इस टाइप का आपको सोल्यूशन आएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन देके फिर आपका कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरह का तरीका आपको पता होगा तभी आप लोग इजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और मैथ्स में ये है। तो अब हम लोग का ये सेक्शन भी तो कंप्लीट हो गया, टोटल आपका इतना ही क्वेश्चन था। तो जब भी हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे तो सेक्शन सी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैथ्स में बस आपको ये याद रखना है
कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपका क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपका किसी बुक से नहीं आ रहा है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ आपका घुमा फिरा के क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या चाहिए, डीप कंसेप्ट चाहिए। हर एक चैप्टर का आपके पास डीपली कंसेप्ट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको डेली क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। अगर अभी भी नहीं बनाना स्टार्ट किए हो तो अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 4-5 महीने भी अगर आप अच्छे से 20-20 क्वेश्चन डेली बनाते हो तो भी आपका बहुत क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करेंगे और नेक्स्ट हम लोग जब भी मिलेंगे तो सेक्शन सी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, सबको थैंक यू और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और जितने ज्यादा शेयर करोगे तो सबको यहाँ से फायदा हो पाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।